Hi, welcome to धन एंड वेलकम टू सेशन नंबर 7। ये है आपका पाइथन बेसिक्स का पार्ट नंबर 3। तो दिस इज़ द लास्ट पाइथन दैट यू हैव टू स्टडी, नहीं? एंड इसके बाद आपका ना बेसिक्स कवर हो जाएगा। सो अब आप बोल सकते हो इसके बाद कि ठीक है मुझे पाइथन आता है, क्योंकि एटलीस्ट आपका बेसिक्स कवर हो गया। ठीक है, एडवांस पाइथन वो भी धीरे धीरे वी विल सी इन द नेक्स्ट सीरीज एंड ऑल कि उसको आप कैसे मैनेज करोगे। एडवांस पाइथन इज लाइक पांडास, आप H1 की लाइब्रेरी यूज़ करना स्टार्ट करोगे, सो यू विल गो इनटू द एडवांस पाइथन। सो लेट अस कम टू द स्क्रीन नाउ। सो आई एम क्रिएटिंग अ फाइल फॉर session7.txt की जगह .py एंटर स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ें पढ़नी है, फर्स्ट इज द डिक्शनरी एंड अनदर इज द वाइल लूप। देखो, डिक्शनरी इज इम्पॉर्टेंट। जो कॉन्सेप्ट्स आज आप डिक्शनरी के अंदर यूज़ करोगे वही कॉन्सेप्ट्स आगे जाके पांडास के अंदर यूज़ होंगे। सेम जैसे कि लिस्ट के कॉन्सेप्ट आगे यूज़ होते थे वैसे ही। क्या मतलब है डिक्शनरीज का, नहीं थोड़ा डिटेल में देखते हैं। डिक्शनरी तो बेसिकली क्या हो रहा है डिक्शनरी के अंदर, वी हैव सम, क्या बोलते हैं इसको, हमारे पास कोई शब्द है और उसका कोई मीनिंग है। तो दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द की, दिस इज द वैल्यू। जब आप लिस्ट बनाते हो तो आप क्या करते हो, एक बार पुरानी फाइल भी मैं ओपन करके रखता हूँ साइड बाय साइड। ये था ना, ठीक है। जब हम लिस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ ऐसी दिख रही थी हमारी लिस्ट जो हमने पिछली बार एल्गो बनाते हुए यूज़ करी थी। स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ना, आप लिख रहे हो वॉच लिस्ट, आप दे रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि आप नेम ही डालो, इसके अंदर आप 1 2 3 ये भी डाल सकते हो, कुछ भी जा सकता है। लिस्ट के अंदर मैं ये भी डाल सकता हूँ और अटैच भी कर सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि आप डबल ए भी डाल दो और डबल बी भी डाल दो, आप बाय भी डाल दो और आप ACC भी डाल दो। वो डब्बा है, वो कुछ भी स्टोर कर सकता है अपने अंदर, करेक्ट। सो दैट इज़ योर लिस्ट। नाउ डिक्शनरीज क्या करती हैं, डिक्शनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेगी। ठीक है, लिस्ट स्टार्ट होती है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से, ध्यान रखना। डिक्शनरी स्टार्ट होती है आपकी कर्ली ब्रेसेस से, यही वाला कर्ली ब्रेस यूज़ होगा, ऐसा राउंड ब्रैकेट यूज़ नहीं होगा, नहीं चलेगा उससे। ठीक है, कोड सिंटैक्स सेम रहना चाहिए। एंड लास्टली वी नीड टू डू सिंटैक्स। एक डिक्शनरी बनाते हैं और देखते हैं कैसे काम करेगा, नहीं? तो मैं बोल सकता हूँ, मान लेते हैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि अगर मैं कोई लॉट साइज़ का डिक्शनरी बनाना चाहूँ, नहीं, या डिक्शनरी बनती है स्टेप वैल्यूज़ की भी डिक्शनरी बनती है। जब हम ये बात करते हैं ना कि ये मेरा एट द मनी है, एट द मनी से कितना दूर जाऊँ मैं, क्या एक स्टेप दूर जाऊँ या 2 स्टेप, तो एक्चुअली ना उसको स्टेप वैल्यू बोला जाता है, वो उसका करेक्ट नेम है। वो करेक्ट कन्वेंशन है जो NIC खुद यूज़ करता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, निफ्टी की स्टेप वैल्यू 50 है, अगला स्ट्राइक आपको 50-50 पॉइंट्स दूर मिलेगा। जो बैंक निफ्टी है उसका वी विल से कि ठीक है उसका जो स्टेप साइज़ है वो 100 है। वैसे मैं लॉट साइज़ में बोल सकता हूँ कि ठीक है ACC का 100 है, सिप्ला का 200 है, रैंडम जो भी, और गेल का 300 है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। सवाल ये है कि आपने ना स्टोर कराया है, पर अब इन चीज़ों को बाहर कैसे निकालोगे? बाहर भी तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक आपको बाहर नहीं मिलेगा डेटा तब तक आप यूज़ थोड़ी ना कर सकते हो। मान लेते हैं कि ये मुझे 200 ना, जब बाहर मिलेगा तभी तो मैं लिखूँगा ना, क्वांटिटी इज इक्वल्स टू जो 200 इंटू, मान लेते हैं कि मैं 10 स्लॉट पे काम करता हूँ, इंटू 10। पर ये बाहर तो निकलना चाहिए ना, बाहर निकल के मान लेते हैं कि मैं इसको डबल ए वेरिएबल में स्टोर करूँगा और फिर मैं उसके साथ काम कर पाऊँगा, पर उसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। देखो डेटा ना बंधा हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे भी ढेर सारा डेटा है। तो अगर धन से मुझे डायरेक्टली पूरा डेटा ही एक साथ आता तो मैं काम थोड़ी ना कर पाता। मैं तो ये चाहता हूँ कि धन मुझे 966.47 की वैल्यू रिटर्न करे। तो पूरे डेटा में से विच वॉज दिस कंप्लीट डेटा, इस कंप्लीट डेटा के अंदर से आप इस चीज़ को बाहर निकाल रहे हो। इस चीज़ को पाइथन की भाषा में बोला जाता है पार्सिंग, PARSING। नहीं कि आप डेटा पार्स कर रहे हो। जब आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट बोलो, डेट वो एक आसान वर्ड है, तो कैसे करेंगे एक्सट्रैक्ट? लिस्ट में कैसे एक्सट्रैक्ट किया था मैंने, एक बार वो देखते हैं, तो दोनों का ना एक डिफरेंशिएशन भी मिलेगा आपको। ये जो मैं अभी आपके लिए बनाऊंगा ना, इसको स्क्रीनशॉट संभाल के रखना, या आप इसको लिख लो, या जैसे भी आप स्टोर करना चाहते हो। ऐसे आपने बनाया, ऐसे आपने एक्सट्रैक्ट किया, या ऐसे आपने पार्स किया, या ऐसे आप इसकी वैल्यू को बाहर निकाला। वी कैन से लाइक दिस। ठीक है, कैसे आएगा? वॉच लिस्ट ऑफ 0
इसका आउटपुट क्या मिलेगा आपको, वॉच लिस्ट ऑफ 0 का मदरसन सुमी मिलेगा। वैसे अगर मैं लिखूँ वॉच लिस्ट ऑफ -1 तो मुझे क्या मिलेगा BPCL। तो ठीक है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, कमेंट करेंगे, ठीक है। वैसे ही ना डिक्शनरी के ऊपर काम होता है, किस तरीके से होगा, ये तो आपने इसको बनाया, ये आपने मेक किया, ठीक है, यहाँ तक बात समझी नहीं। जब आपको एक्सट्रैक्ट करना है, पार्स करना है, डेटा बाहर निकालना है, क्या करोगे, आप लिखोगे लॉट साइज। जैसे लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं वैसे ही इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट देंगे। ठीक है, लिस्ट के पास तो कोई चारा नहीं था तो उसने 0 1 2 3 करके एड्रेस बना लिए थे, पर डिक्शनरी के पास है चारा तो वो ना 0 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं करेगा। ठीक है, वो करेगा कि जो 100 का एड्रेस है, जो 100 का रोल नंबर है वो ACC है, 200 का रोल नंबर सिप्ला है, 300 का रोल नंबर गेल है, मदरसन सुमी का रोल नंबर 0 है, OFSS का रोल नंबर 1 है, इसका 2 है, इसका 3। अभी डिफरेंस आ रहा है क्लियर। तो हम आखिरकार क्या डालते थे, रोल नंबर ही डालते थे ना। तो मैं लॉट साइज इसके अंदर रोल नंबर किसका डालूं, मान लेते हैं मैं सिप्ला का रोल नंबर डालता हूँ, तो क्या वैल्यू मिलेगी, मैंने क्योंकि सिप्ला डाला है तो आई विल गेट दी वैल्यू ऑफ 200। ठीक है, जब भी आप रोल नंबर डालते हो ना उसका आउटपुट मिलता है। तो आपने 0 डाला मदरसन सुमी मिला। ठीक है, आपने सिप्ला डाला, आपने सिप्ला को रखा तो आपको 200 मिला। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट दी डेटा। नाउ फाइनल पीस इज आप ऐड कैसे करते हो। मैं बोल सकता हूँ वॉच लिस्ट डॉट अपेंड, जो हमने पिछली बार पढ़ा था, मैं बोलता हूँ कि आप इसमें लेजरेन टर्बो को अपेंड मतलब ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा, ऐड करने से जो मेरा वॉच लिस्ट है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना ज़रूरी है, जब ये मतलब मैं कंपैरिजन कंप्लीट कर लूँगा, स्क्रीनशॉट लेना या लिख लो, संभाल के रखो इस चीज़ को। अब मैं जब इसमें ऐड करना चाहता हूँ तो मैं कुछ ऐसा लिखूँगा, लॉट साइज, आपके अंदर मैं एक नया वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ जिसका नाम है LT, और LT का अगेंस्ट भी आपको कुछ पुट करना पड़ेगा ना। अभी तो आप सिर्फ की पुट कर रहे हो, रोल नंबर पुट कर रहे हो, उसके अगेंस्ट भी कुछ पुट करना पड़ेगा। सो आई विल से कि अब इसकी जो लॉट साइज है वो 400 है। तो जब आप ऐसा करोगे तो आपका लॉट साइज कैसा दिखने लगेगा, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कॉमा LT कॉमा 400। पर सर ये सब करने से क्या फ़ायदा, क्यों कर रहे हैं हम ये सब, कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लेट मी एक मिनट, स्क्रीनशॉट अभी नहीं लेना, एक बार मैं पहले इसको चलाऊँ। नहीं, एल से पाइथन। ठीक है, मैंने लॉट साइज का एक डिक्शनरी बनाया। ठीक है, मेरा लॉट साइज कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। फिर मैंने क्या करा, लॉट साइज ऑफ सिप्ला निकाला तो क्या मिलना चाहिए आंसर, सोचो क्या मिलेगा, 200, कॉपी पेस्ट, तो आई गॉट 200। और फाइनली मैं क्या करता हूँ, फाइनली मैं बोलता हूँ कि मैं एक उसमें नया चीज़ ऐड कर रहा हूँ। सो लास्टली आई एम सेइंग कि अब मैं इस लॉट साइज वाली डिक्शनरी के अंदर मैं एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ जिसका नाम है 400। ठीक है, तो आई विल कॉपी दिस थिंग, आई विल पेस्ट इट हेयर, एंटर करूँगा। और अब अगर मैं लॉट साइज प्रिंट करता हूँ तो देखो LT और 400 ऐड हो गया, ये ऐसा आ गया। ठीक है, ऐड हो गया ना। क्या फ़ायदा है चीज़ों को ऐड करके, ये फ़ायदा है। मान लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल आप कभी तो ऐसा करोगे ना कि आप टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स की लिस्ट बनाओगे। तो मैं बोलता हूँ कि हम स्टार्ट करेंगे एम्प्टी लिस्ट से, नहीं, और मैं कुछ तो कैलकुलेशन करूँगा। अगर मैं बोलूँगा इफ़ अगर मेरी कैलकुलेशन पास होती है तो टॉप गेनर डॉट अपेंड ऑफ नेम, तो इसमें मेरा मान लेते कि टॉप गेनर पहली बार ACC ऐड हो गया, और फिर उसके बाद में टॉप गेनर फिर आता है तो सिप्ला ऐड हो गया, फिर तीसरा टॉप गेनर आता है, गेल ऐड हो गया। तो आप ना अपने टॉप गेनर्स की लिस्ट ऐड कर रहे हो। मान लेते हैं ना कि आप स्कैन करते हो, मतलब कि कल ऐसे ही तो नहीं हम ट्रेड करेंगे ना, शाम को बैठेंगे 6-7 बजे, मार्केट को स्कैन करेंगे, देखेंगे कि कल कौन से स्क्रिप्ट में अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या बैंक निफ्टी कर रही हो तो कौन से लेवल्स हैं। सो मान लेते हैं कि आई से लेवल्स इज एम्प्टी, नहीं, और मान लेते हैं कि मेरी पिवट पॉइंट की कैलकुलेशन है, तो मैं बोलूँगा जो भी कैलकुलेशंस है आप लेवल्स के अंदर अपेंड करो। क्या अपेंड करोगे, सपोर्ट 1, आप लेवल्स के अंदर क्या अपेंड करोगे, उसके बाद सपोर्ट 2, फिर आप लेवल्स के अंदर सपोर्ट 3, मान लेते हैं 2 ही रखते हैं, ज़्यादा हो जाएगा नहीं, और फिर मैं लेवल्स में अपेंड कर रहा हूँ रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, और मैं लेवल्स में अपेंड करूँगा पिवट। तो इसके अंदर क्या ऐड हो जाएगा, मान लेते हैं कि मेरा रेजिस्टेंस 1 है, कुछ ऐसा ऐड होगा 105, रेजिस्टेंस 2 है 104, पिवट है 100 पे,
95 पे सपोर्ट 1 है, 90 पे सपोर्ट 2 है। तो इस तरीके से ना आपका डेटा ऐड होगा। या फिर आप कुछ और कैलकुलेशन कर रहे हो और आपका कैलकुलेशन ये बोलता है मैं कल उन्हीं को ट्रेड करूँगा, उन्हीं स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करूँगा जिन स्क्रिप्ट्स के अंदर मान लेते हैं कि डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा है, या फिर मैं उन्हीं स्क्रिप्ट्स को ट्रेड करूँगा जिन पे आज ट्विटर पे सबसे ज़्यादा बात हुई है। ट्विटर का भी एपीआई आता है, जैसे धन का एपीआई है, ट्विटर का भी एपीआई है। तो मैं पूरा ट्विटर का एपीआई स्क्रैच करूँगा और मैं बोलूँगा कि मान लेते हैं कि करेंटली जैसे एचडीएफसी बैंक के बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात होगी मैं उसको ऐड करूँगा, ठीक है। सो योर कैलकुलेशन कैन बी एनीथिंग। सारी कैलकुलेशन करने के बाद कहीं तो उसको रखोगे ना, उस चीज़ को रखने में आप अपेंड यूज़ करते हो। अब डिक्शनरीज़ कैसे काम आती हैं इधर? डिक्शनरीज़ कुछ इस तरीके से काम आती हैं। मान लेते हैं कि आपने कुछ स्कैन किया, मान लेते हैं कि मैं कल कौन सी स्क्रिप्ट्स को स्कैन करने वाला हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन कैन बी एनीथिंग, आप कैसे भी उसको काम करना चाहो, बट इसमें कैच है, सारी स्क्रिप्ट पे ना मैं बराबर का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जिन स्क्रिप्ट पे मुझे लगता है कि ये स्क्रिप्ट पे मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, ये वाला प्रोबेबिलिटी मेरा ज़्यादा है कि ये वाले लेवल पे या ये वाली स्क्रिप्ट पे आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चलेगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा रिस्क लेना चाहता हूँ। और जिन लेवल्स के ऊपर या जिन स्क्रिप्ट्स के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ या जिन स्ट्राइक्स के ऊपर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, वहाँ मैं कम रिस्क लेना चाहता हूँ। जहाँ का OI ज़्यादा है वहाँ मैं ज़्यादा रिस्क लूँगा, जहाँ OI बहुत हल्का फुल्का चल रहा है वहाँ मैं कम रिस्क लूँगा। कैसे करेंगे? हम बोलेंगे स्क्रिप्ट हम बनाते हैं ब्लैंक, ठीक है। मैं बोलूँगा कि इफ़ मान लेते हैं कि OI कैलकुलेशन है आपकी, कुछ तो एक कैलकुलेशन है नहीं, या फिर PCR रेशियो है आपका कुछ, तो ऐसा ही करते हैं, काम करते हैं, PCR रेशियो लेते हैं, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर PCR रेशियो, वॉल्यूम बोल देते हैं नहीं, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम रेशियो, अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम का जो रेशियो है वो मान लेते हैं कि 10 से ऊपर है, ठीक है। तो आप बोलो स्क्रिप्ट्स, उस जो भी स्क्रिप्ट का नाम आप लेना चाहते हो वो, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप जो रिस्क लोगे वो मान लेते हैं कि वो है 0.5% का आप रिस्क लोगे, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ जब आप ऐसा करोगे ना, सो इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस कि ACC में जो इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम है वो 10 से ज़्यादा था, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट अब जो मैं रिस्क लेना चाहता हूँ वो मैं 0.5% लेना चाहता हूँ। नाउ आई कैन से अगर मेरा इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम बड़ा है बट सिर्फ मान लेते हैं कि 5 से बड़ा है, ठीक है, तो मैं उसमें जो रिस्क लेना चाहता हूँ वो सिर्फ 0.25% का लेना चाहता हूँ। तो एज्यूम करते हैं कि हमारा सिप्ला आ गया और सिप्ला पे जो रिस्क पड़ा वो पड़ा 0.25% का। तो ज़रूरी नहीं है ना कि आप सारे स्क्रिप्ट पे उतना ही बजट लगाओ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि जैसे इंडिया का बजट निकला तो हम एजुकेशन में भी उतना ही देंगे और डिफेंस में भी उतना ही देंगे और रेलवे में भी उतना ही देंगे। सबका डिफरेंट होगा, जिसकी जैसी नीड है, जिसकी जैसी अर्जेंसी है, नेशनल प्रायोरिटी जैसी है, उस हिसाब से थिंग्स विल चेंज। वैसा ही जो आपको लगता है कि दिस थिंग इज़ गोइंग टू वर्क, वहाँ पे रिस्क बढ़ा दिया, और जहाँ पे लगता है कि नहीं यार ये शायद करे ना करे, वहाँ पे रिस्क घटा दिया। तो बस हो गया। फिर जब आप ट्रेड करोगे तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ कि स्क्रिप्ट्स में से सिप्ला को एक्सट्रैक्ट करो, तो दिस इज़ माय रिस्क परसेंटेज। देखो वापस से देखो, ठीक है, मैं इसको लेकर आऊँगा। कैसे निकालते थे हम? ऐसे ही निकाल रहे थे ना, जब एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे थे तो हमने लॉट साइज बनाया। जब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या लिखते हैं? जो भी हमारा बेस है विच इज़ लॉट साइज की डिक्शनरी, उसमें से हमने की दे दिया तो बाहर आ गया। तो वैसे ही मैंने स्क्रिप्ट्स दिया, उसमें से सिप्ला दिया, तो मेरा रिस्क परसेंटेज क्या आएगा? 0.25, उसको बाहर निकाल देगा। लेट अस टेस्ट इट वन टाइम। स्क्रिप्ट्स ली, ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या लिख रहा था? रिस्क परसेंटेजेस स्क्रिप्ट्स ऑफ सिप्ला, नहीं। तो अगर मैं रिस्क परसेंटेज अब लेता हूँ तो 0.25 आया। यहाँ पे इस पॉइंट पे ना यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड इट, सिर्फ समझ लो, नहीं। अभी अगर बहुत डीपली भी अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट्स को हम आगे आगे यूज़ करेंगे ना तो फिर वो और तराशा जाएगा और मजबूत होगा। बट आज के लिए यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि ये ऐसा होता है। हाँ, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोल रहा था ना, अब यहाँ से लीजिए स्क्रीनशॉट। ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी डिक्शनरी है। जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये आपको कहीं अगर आप नोट्स एंड ऑल बना रहे हो या फिर अगर पेस्ट कर रहे हो चीज़ों को तो जस्ट पेस्ट इट आउट, ये आपके लिए काम आएगा। नाउ
अब हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप इज एज इन कुछ कुछ चीज़ें होंगी जो आपको बहुत लंबे टाइम तक करनी होंगी, तो आप वाइल लूप यूज़ करोगे। याद करो हमने पिछली बार वाइल लूप का भी यूज़ किया था। यहाँ पे जब हम स्ट्रैटेजी बना रहे थे फर्स्ट लाइव एल्गो हमारा, तो हमने क्या बात करी कि ये स्कैन तो करेगा पर ये एक बार स्कैन करेगा ना, फॉर लूप ये सिर्फ एक ही बार स्कैन करेगा। तो हमने क्या करा, इसको वाइल के अंदर डाल दिया, तो नाउ अब ये इनफाइनाइटली चलेगा। सो डैट इज़ योर वाइल लूप। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, हमने पिछली बार तो बहुत हाई लेवल पे बात कर लिया था चीज़ों को। वाइल लूप किस तरीके से लिखा जाएगा, कैसे काम करेगा? आप लिखोगे वाइल, फिर आप लिखोगे ट्रू। अगर आप ऑलरेडी पाइथन करते हुए आए थे तो वाइल के अंदर कंडीशंस कभी मत देना, थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। देखो जैसे मैंने वाइल ट्रू लिखा, एंटर किया, ऑलरेडी ना मुझे एक इंडेंटेशन मिल गया, 4 स्पेस बार दूर आ गया मैं, या 1 टैब यूनिट में दूर आ गया, करेक्ट। अब मैं इसके अंदर अगर कुछ भी लिखूंगा ना, ये चलता रहेगा बैक टू बैक। कब तक चलेगा ये तब तक चलेगा जब तक मेरे लैपटॉप की बैटरी ख़त्म नहीं हो जाती। ये इंटरनेट से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं है। CMD एंड आई विल से पाई स्पेस बार सेशन 7 एंटर। तो देख रहे हो ये डबल ही प्रिंट करते जा रहे हैं। आप बोलिए कि मेरे पास एक नंबर है, नंबर की वैल्यू 0 है। जब वो वाइल लूप में आएगा तो नंबर इज इक्वल्स टू पुराना वाला नंबर प्लस 1। तो पुराना वाला नंबर क्या है? 0। 0 + 1 क्या बन जाएगा? 1। जब उसके बाद क्या होगा, ये घूम के ऊपर की तरफ आएगा। पुराना वाला नंबर की क्या वैल्यू चल रही थी? 1। तो 1 + 1 क्या बन जाएगा? 2। नंबर की वैल्यू पहुंच चुकी है 2। अब वो 2 प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। नंबर की लास्ट वैल्यू क्या चल रही थी? 2 चल रही थी। अब वो करेगा 2 + 1, वैल्यू क्या बन जाएगी? 3। 3 को प्रिंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। नंबर की लास्ट वैल्यू क्या चल रही है? 3। 3 + 1 बनेगा 4। इस 4 को वो इस नंबर वेरिएबल के अंदर अपडेट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर जाएगा। समझ गए? तो एक्चुअली वो कॉन्स्टेंटली रन करेगा और फॉर एवर रन करेगा। लेट अस सी। अच्छा, सिर्फ डबल ए प्रिंट किया है ना, सो आई विल से कि आप एक काम करो, आप ना नंबर प्रिंट करो और कितनी जल्दी प्रिंट किया वो चेक करो। हम 95,000 तक उसने प्रिंट कर दिया है, इसको चलते हुए 3 सेकंड हुए थे। इतनी तेज गिनती तो कोई नहीं कर सकता। चेक करना, मैंने इसको रन करूँगा और इमीडिएट क्लोज करूँगा, एंटर क्लोज। 12,000 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर लगभग वो 12,000 इटरेशंस कर चुका है। स्पीड है, बहुत ख़तरनाक है। कुछ और लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि सी। अगर मैं सी लैंग्वेज में वाइल लूप को कोड करता था तो वो 1 सेकेंड में लगभग 60 to 70,000 बार गिनती कर चुका होता था। ये सी कम से कम पाइथन से आई थिंक 25-30 गुना फास्टर है। तो यहाँ तो 12,000 था, इंटू 25 लगभग वो 3 लाख तक गिनती कर देता था 1 सेकेंड में। तो सी इज़ मच फास्टर, बट वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होता है। डोंट नीड टू गो इन देयर, स्टोरी है, सिर्फ कहानी के लिए बताया मैंने आपको, ठीक है। ओके, सो वाइल चल रहा है, कहने का मतलब है कि वाइल इनफाइनाइटली चलेगा, हमेशा ही चलेगा। तो ये तो घोड़े के जैसा हो गया ना, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, हमारे किसी काम नहीं आएगा। एक भागता हुआ घोड़ा हमारे किसी काम का नहीं है। तब तक काम का नहीं है जब तक आप उसको लगाम ना कस सको। तो अब लगाम कसते हैं। 3 चीज़ों से आप उसको मैनेज कर सकते हो। आप मैनेज करो या लगाम करो, 3 चीज़ें हैं, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज ब्रेक। आपको घोड़े को बोलना पड़ेगा रुक जा, आपको बोलना पड़ेगा पास, आपको घोड़े को ये भी बोलना पड़ेगा कि इग्नोर कर, आगे आगे चल, इन सब चीज़ों में मत पड़। कभी कभी आपको घोड़े को बोलना पड़ेगा कि स्किप कर दे ये वाली चीज़। जैसे कि कोई हर्डल आ गया तो थोड़ी ना कि सामने से उसको टक्कर मार के चला जाएगा दीवार को, स्किप करेगा ना, ऊपर से छलांग लगानी पड़ेगी, साइड में से जाना पड़ेगा, तो स्किप भी करना पड़ेगा। ब्रेक का तो मतलब साफ सुथरा है अपने आप में। पास का मतलब होता है इग्नोर करो, ठीक है, और ब्रेक का मतलब होता है ब्रेक कर दो चीज़ों को। तो अब तीनों को यूज़ करके देखते हैं। मैं बोलता हूँ इफ़, देखो इफ़ वापस आ गया, यही तो यूज़ किया था हमने पिछले सेशन में ना। जो आप पढ़ रहे हो ना वो आगे तक पूरा यूज़ आएगा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ा और छोड़ा। अभी जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ वो आगे तक पूरे यूज़ होने वाले हैं। सिर्फ वही पढ़ाए जा रहे हैं जो यूज़फुल है, बाकी सब मैं हटा चुका हूँ फ्रॉम दी कोर्स। सो आई एम गोइंग टू से कि अगर मेरे नंबर की वैल्यू बराबर है, मान लेते हैं कि 25 के, तो आप कोड को ब्रेक कर दो। अब मैं इसको रन करता हूँ, ब्रेक हो गया। तो पहली हमने चीज़ देखी कि कैसे हम इसको मैनेज करेंगे,
ठीक है। जैसे ना आप वाइल के ऊपर ये 3 चीज़ें रखते हो ना, वैसे ही ना आप फॉर लूप के ऊपर भी रख सकते हो। मैं आपको फॉर लूप के साथ बताऊंगा। फॉर लूप के साथ इट बिकम्स ईजियर। मान लेते हैं कि दिस इज माई वॉच लिस्ट, सो आई विल से फॉर नेम इन वॉच लिस्ट, ठीक है। आप प्रिंट करते रहो मेरे लिए वॉच लिस्ट। तो अब ये चलना स्टार्ट करेगा और पूरी वॉच लिस्ट प्रिंट करेगा। वॉच लिस्ट नहीं, प्रिंट नेम, बेसिकली पूरी वॉच लिस्ट नहीं, नेम प्रिंट करना है। करा उसने प्रिंट। बट अब मैं बोलना चाहता हूँ कि आप एक काम करिए, आप ना सिर्फ आइडिया तक प्रिंट करो। क्या बोला जाएगा? अब कोड सोचने की कोशिश करो। क्या कोड लिखेंगे हम इधर? अब इफ नेम डबल इक्वल टू आइडिया ब्रेक, करेक्ट? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ आइडिया तक चलो, उसके बाद नहीं चलो। तो रन करते हैं, देखो सिर्फ आइडिया तक चला। नाउ सेकंड स्टेटमेंट इज जहाँ पे आप करते हो पास। पास का क्या मतलब होता है? इग्नोर करो, जाने दो। सो आई विल से कि अगर नेम इज इक्वल्स टू आइडिया तो आप पास कर दो, जाने दो उसको। तो देखो वो पूरा चला, वो रुका नहीं है, पूरा चला। नाउ फाइनली अब ये भी बोल सकते हो कि सर जब पास लिखने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है तो पास हम लिख भी क्यों रहे हैं? पास इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि आगे जाके ना देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सेप्शन मैनेजमेंट, एरर मैनेजमेंट। कुछ एरर्स होंगे ना जो आपको पास करने पड़ेंगे, जो आपको इग्नोर करने पड़ेंगे। कौन से एरर हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि डेटा मेरा 1 सेकंड से डिले आ गया। 3 ऑप्शन है मेरे पास, क्या करा जाए? डेटा 1 सेकंड डिले आया है तो क्या पूरा एल्गो ब्रेक कर दूँ, बैठ जाऊँ? ऐसा नहीं करना चाहिए। डिले तो एनएससी भी देता है, एनएससी से कितनी बार दिक्कतें हो जाती हैं, तो ब्रेक तो नहीं कर सकते। स्किप कर सकते हैं क्या? स्किप करना इज अ ऑप्शन एंड एक्चुअली इग्नोर करना इज ऑल्सो ऑप्शन, ठीक है। देयर विल बी सम कंडीशंस जहाँ पे देयर विल बी सम एरर्स जहाँ पे आपको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। द थर्ड स्टेटमेंट इज कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है कि स्किप करो। देखो आई विल टेल यू कोड कैसे जाता है। फॉर लूप में जाएगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ये कैलकुलेट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा। कंटिन्यू इज लाइक कि कोई भूत देख ले। जब आप भूत देख लेते हो तो क्या होता है? जहाँ से आए थे हम सीधे उधर ही भाग जाते हैं, हम आगे थोड़ी ना जाते उस रास्ते पे। हो गया, अब इस रास्ते और नहीं जाना, वापस चलो पीछे की तरफ। ये करता है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आएगा, जैसे ही कंटिन्यू अगर हिट होता है, अगर कंटिन्यू की कंडीशन हिट होती है तो क्या करेगा? ये ऊपर चला जाएगा वापस, और फिर नेम की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होंगी। लेट मी शो यू टू एन एग्जांपल, क्योंकि बिना एग्जांपल के कंटिन्यू को समझाना इज़ रियली टफ। मान लेते हैं इसको ना थोड़ा छोटा करते हैं, आइडिया तक करते हैं वॉच लिस्ट को। सो आई विल से कि आप एक काम करिए, आप ना स्कैन करते रहो चीज़ों को, पर कुछ लिस्ट मेरे FNO बैन के अंदर भी होती है, करेक्ट? आप सारे FNO नहीं ट्रेड कर सकते हो। NSE कुछ रूल सेट के हिसाब से FNOs को बैन भी करता है। तो मान लेते हैं कि आज बैन के अंदर, और डेली ये लिस्ट अपडेट होती है, बैन के अंदर अभी मेरा OFSS चल रहा है और कॉमा मेरा डिक्सन चल रहा है। मैं इसको बोलूँगा कि अगर मेरा नेम एग्जिस्ट करता है इन FNO बैन तो आप कंटिन्यू करो, आप उसको स्कैन मत करो, क्योंकि उसका बैन पीरियड चल रहा है ना, तो आप उसमें ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो यू नीड टू स्किप इट। अब चेक करना, अगर मैं इसको बंद कर दूं क्या होगा? ये बोलेगा कि मैं स्कैन कर रहा हूँ। सबको स्कैन किया, कोई दिक्कत नहीं आई। अब मैं बोलता हूँ कि अगर FNO बैन मैंने इनेबल कर दिया है, ठीक है, अब अगर मैं रन करूँ तो चेक करो। पहले तो मदरसन पे गया, फिर जैसे ही वो पहुँचा OFSS पे, नेम की वैल्यू जैसी मेरी OFSS बनी तो ऑब्वियसली OFSS मेरा FNO बैन के अंदर रहता है। ये कंडीशन हो गई ट्रू, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो उसने करा कंटिन्यू। कंटिन्यू इज़ लाइक भूत को देख लेना, तो वो क्या करेगा? वापस ऊपर चला गया। जब वो वापस ही ऊपर चला गया तो कभी भी उसको स्कैन करने का चांस नहीं मिला। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो, पिछली बार उसने स्कैन किया था पर इस बार उसने स्किप मारा, मदरसन से सीधे मनपुरम पे आया। देख रहे हो, मदरसन से सीधे मनपुरम पे आया है, OFSS एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ना आप सर्टेन कंडीशंस बनाओगे कि अगर ये कंडीशन है ना तो इसको ट्रेड मत करो। जैसे कि अगर डेटा इनकरेक्ट आ गया, हो सकता है API है। अच्छा, आपको पता है क्या? आई टेल यू दी, एक पहले तो ये सेट करना ज़रूरी है। 6 दिन पुरानी बात है, मतलब कोई 1 अगस्त टाइप का कुछ तो नहीं,
एक्चुअली क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ तो इशू आ गया और जितनी भी सर्विसेज थी ना वो सारी सर्विसेज बंद हुई हैं। मतलब फ़्लाइट डिले हो गई है क्योंकि वो लोग भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ना। आपके बैंकिंग के सिस्टम बंद हुए उस समय, थाउजेंड्स ऑफ रिपोर्ट नहीं, मतलब इट वाज अ ग्लोबल आउटेज एक्चुअली। जीमेल बंद हो जाता है, यूट्यूब बंद हो जाता है। आई थिंक 6 या 8 महीने पुरानी बात है, व्हाट्सएप पे भी कुछ हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपने सॉफ्टवेयर लिख दिया तो गड़बड़ नहीं होगी। आईटी इज़ लाइक कि आप लिखोगे नहीं, वो 99.99999% काम करेगा, पर 0.0001% वो काम नहीं भी करेगा। और जब वो नहीं करेगा तो आपको उसको मैनेज करना आना चाहिए। एक केस क्या हो सकता है, मान लेते हैं कि एपीआई से डेटा गलत आ गया, दैट कैन हैपन फॉर श्योर। ये स्कैन कर रहा था और मैं बोल रहा था कि इफ़ RSI इज़ ग्रेटर देन 60 तो आप यहाँ पे बाय कर लो, ये मेरा एल्गो है नीचे का, मान लेते हैं नहीं। सो आई विल राइट इफ़ डेटा इज इक्वल्स टू रॉन्ग। अगर डेटा गलत आएगा, ये डमी कोड है बट इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अगर डेटा गलत आता है तो भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू ट्रेड इट, क्योंकि अभी डेटा गलत आया ना, अगले सेकंड सही आएगा, पर अभी गलत आया ना तो मैं गलत चीज़ के बिहाफ पे थोड़ी ना डिसीजन लूँगा। तो आई वांट टू कंटिन्यू। ये कुछ कंडीशंस बनेंगी, अब जब एग्जैक्ट हम एल्गो बनाएंगे तो उस समय कंडीशंस बनेंगी। सो आई वुड बी एबल टू पॉइंट यू आउट कि देखो कंटिन्यू यूज़ किया था ना, यहाँ यूज़ हुआ पर्टिकुलरली कंटिन्यू, ठीक है। अभी के लिए यू शुड हैव दिस थियोरेटिकल नॉलेज कि भैया कंटिन्यू नाम का एक आदमी होता है, वाइल नाम का आदमी होता है, ब्रेक पास नाम के आदमी होते हैं, वो ऐसा ऐसा काम करते हैं, बस इनकी जानकारी रख लो, इंट्रोडक्शन हो गया, बात खत्म। अब जब काम आएंगे तो हम इनके पास जाएंगे और वी विल यूज़ देम एट दैट पॉइंट, ठीक है। सो दिस वॉज इट एक्चुअली फॉर दी सेशन 7, ठीक है। कहाँ पहुँचे हम? पिछला जो सेशन था, जो होमवर्क था कि आप 4 घंटे एक्चुअली इन्वेस्ट करने वाले थे उसके ऊपर, नहीं। आई होप एंड आई रियली होप कि आपने वो समय दिया है, नहीं। अगर आप वो समय दे चुके हो सो वेल एंड गुड। मुझे पता है, मैं खुद भी डेवलपर हूँ। रात 3 बजे तक जागना, वाइफ की डांट सुनना, खाना भूल जाना, ये सब होगा नहीं। सो दिस इज़ ऑल कॉमन, नहीं एक्सपेक्ट करो कि परेशानियाँ आएंगी। तो आई नो इट फ्रॉम दी हार्ट कि कौन से फेज़ से आप गुजर रहे हो ये सब करने के चक्कर में, बट ये फेज़ ओवर होने वाला है। 3 सीढ़ियाँ और हैं, ओवर होगा, ठीक है। एक्चुअली ओवर क्या होगा, आपने पहला तो एल्गो बना ही लिया ना, सो यू हैव समथिंग इन योर हैंड। सो वी डिड द इंट्रोडक्शन, इंस्टॉल आप कर चुके हैं, कोड बेस आपको चलाना आता है, एक्सेल पे डेटा आ रहा है, LTP आ रहा है, पाइथन आपने सीखा और पाइथन आपने सीखा। आपने पिछले सेशन में अपना पहला लाइव एल्गो बनाया, 4 घंटे डाले हैं, चेक किया है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग फॉर यू। और आज आपने पाइथन का आखिरी, जो बेसिक पाइथन का आखिरी स्टेप था, आप वो ले चुके हो। अब यहाँ से बनाएंगे हम दूसरा लाइव एल्गो, तीसरा लाइव एल्गो और फिर चौथा लाइव एल्गो। अब यहाँ से सीधे एल्गो बनाने हैं। सो दैट्स इट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यहाँ तक पहुँचने के लिए। अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू एवरीबडी फॉर योर टाइम। टेक केयर, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.